जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार एक्साइज कांस्टेबल एग्जाम के लिए रिवीजन क्लास का दूसरा क्यूज लेकर आए हैं। इससे पहले आपका एक क्यूज हो चुका है, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, आप लोग एक भी रिवीजन क्लास को मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको सभी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्नों का रिवीजन कराते हैं। इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग रहेगा डेली रात 8 बजे से, तो टाइमिंग को आप सभी ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो सेशन का पहला प्रश्न आपके सामने है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे आप सभी लाइव चैट में। सौर मंडल की खोज किसने की थी? और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, तभी आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कोपरनिकस के द्वारा सौर मंडल की खोज किया गया था, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, ताजे पानी के तालाब की स्पष्ट गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, क्योंकि इसका रीजन क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है, प्रसार है, या फिर पानी की पारदर्शिता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो चलिए यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ए ऑप्शन बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऐसा जो होता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, ध्यान रखेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करके अपना स्कोर नहीं बताते हैं। तो देखिए, आप सभी जितने भी प्रश्न अभी सही हो रहे हैं, आप लोग कॉपी में लिखते जाइए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है श्री माओ भंडार नायके, ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, गौतम की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? तो याद रखेंगे, सारनाथ में। तो जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, इसे क्या कहा जाता है? तो धम्म चक्र प्रवर्तन। दोनों याद रखना है, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण, और जो प्रथम उपदेश दिया गया था सारनाथ में, उसे बोला जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इसे भी ध्यान रखना है, श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था, याद रखना है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप सभी जानते हैं, सिद्धार्थ। आगे देखिए, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर बताएंगे। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यहाँ पे पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, प्लीहा। मलेरिया से प्लीहा अंग प्रभावित होता है। और देखिए, मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है? तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटोजोआ। पूछे कौन सा प्रोटोजोआ? तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, उसी के कारण मलेरिया होता है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे।
तो यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे ए ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, पटियाला में स्थित है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यहाँ पे ट्रूथ होगा, टाइपिंग एरर है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और हमने आपको प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार बताया है। अगर आप लोग डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है महात्मा गांधी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी इस पुस्तक के लेखक है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, राइडर कप किस खेल आयोजन से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे 8 के लिए। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ये गोल्फ से संबंधित है राइडर कप, और ये बिहार पुलिस में एक बार पूछा गया है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और देखिए हमने आपको बताया है बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो या मध्य निषेध सिपाही का या फायरमैन का, इन सभी एग्ज़ाम में दिवस से संबंधित एक प्रश्न 100% पूछा जाता है। तो जितने भी आपको दिवस से संबंधित प्रश्न कराए हैं सभी को आपको ध्यान रखना है, एक प्रश्न जरूर पूछेगा। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 3 मई को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय किस देश में स्थित है? चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, इसका हेडक्वार्टर किस देश में है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर कीजिए। विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 11वें प्रश्न का आंसर जो बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 15 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व कला दिवस। आगे देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। आज आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखेंगे। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखें। चलिए आंसर बताएंगे। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे संगीत बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड। आप लोग कमेंट करके बताएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक 1% क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। यहाँ पे परसेंटेज में बताना है सर्वाधिक वन किस राज्य में है। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन पूछे तो मध्य प्रदेश में है, और परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन पूछे तो मिजोरम में है। दोनों आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा मिजोरम, और सिर्फ क्षेत्रफल पूछे तो मध्य प्रदेश। फिलहाल यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मिजोरम, याद रखना है। किस वन्य जीव अभ्यारण्य को भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप सभी स्टार मार्क कर लें।
तो यहाँ पे 15वें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और अभी जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल गया है, क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। याद रखेंगे, रामगंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये असम में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, गुजरात में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। इंकलाब का नारा किसने दिया था। चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। चलिए आंसर बताएंगे, इंकलाब का नारा किसने दिया था। नारे हैं जैसे करो या मरो का नारा, तो करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किस आंदोलन में, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। महात्मा गांधी ने एक और नारा दिया था, हे राम। दोनों याद रखना है, हे राम और करो या मरो, ये दोनों नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। हर वर्ष 29 अगस्त को पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, मार्क करके रखें। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, 29 अगस्त को, और ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मेजर ध्यानचंद। आगे बढ़ते हैं, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। चलिए आंसर बताएंगे, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। और देखिए फिर से बोल रहे हैं, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर बताना है, चाहे आपका आंसर गलत ही क्यों ना हो, लेकिन आंसर जरूर करना है, इससे आपका रिवीजन होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी किसके समय में, तो याद कर लीजिए, शेरशाह सूरी के समय में। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है जो कि बिहार के सासाराम में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है और अकबर ने दीन ए इलाही धर्म को चलाया था, कब, तो 1582 में। इसे भी ध्यान रखेंगे। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। चलिए 19 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे जो ही बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। फैदोमीटर से क्या मापा जाता है, तो समुद्र की गहराई मापी जाती है फैदोमीटर से। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आप सभी मार्क करके रखें। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। तो यहाँ पे जो ही बच्चे आंसर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 1856 ईस्वी में। और किसका शासनकाल था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। एक पूछा जाता है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था, तो 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। किसने किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, और इसमें सहयोग दिया था राजा राम मोहन राय ने। देखिए डी ऑप्शन में 1881, तो 1881 में क्या हुआ था, तो याद होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 10 के आधार पर या फिर नियमित जनगणना होती है 1881 में। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस देश का केंद्रीय बैंक है। चलिए आंसर बताएंगे, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखिए।
तो यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की बात करें तो इसकी स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ध्यान रखेंगे। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। तो यहाँ पे जो ये बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, ये भारत का केंद्रीय बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। और देखिए आज के इस रिवीजन प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो आप सभी पूरा क्लास को ध्यानपूर्वक देखें। तो कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होता है? तो याद कर लीजिए क्लोरीन। क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है? तो 78% के आसपास नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। आगे देखिए, भारत का पहला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नाम क्या है? आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एन श्रीनिवास राव, ये जो है भारत के पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? यहाँ पे देखिए और भी प्रश्न बनते हैं, चलिए सभी को बता देते हैं। सबसे पहले याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में। यहाँ पे ह्यूम कर लेंगे। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में होता है, ध्यान रखेंगे। और इसका प्रथम अधिवेशन जो हुआ था बम्बई में हुआ था 1885 में ही। और प्रथम अध्यक्ष बने थे WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? तो जॉर्ज ह्यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ पूछा जा रहा है प्रथम अध्यक्ष, तो WC बनर्जी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? और इसका अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन PDF में आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए आप सभी यहीं पर कॉपी में आंसर को भी लिख लें। तो आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। और दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। लेकिन यहाँ पे अक्रिय गैस बताना है। तो अक्रिय गैस में जो सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल में है ये कौन सी गैस है? तो ये आर्गन है। कभी कभी परसेंटेज भी पूछा जाता है, तो 0.93% है आर्गन, ध्यान रखेंगे। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए हमने आपको बताया था एक फाइकोलॉजी और एक माइकोलॉजी। इसके लिए ट्रिक भी था, यहाँ पे लिख देते हैं फिर से ट्रिक। सफाई और क्या था? कमाई। सफाई और कमाई। अब देखिए सफाई में यहाँ पे है फाई, फाई से रिलेट कीजिए फाइकोलॉजी। और शुरुआत में है प्रारंभ में यानी सवाल, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। का मतलब कवक, माई मतलब माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, सवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो
तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन सवाल। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार का थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और इस चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। चलिए 29 के लिए आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में परतों के नाम इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है। हमने आपको बताया था ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाया जाता है और समताप मंडल को इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेटोस्फियर। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है, तो ये है क्षोभ मंडल और जितने भी वायुमंडलीय घटना घटित होती है ट्रोपोस्फियर में, ध्यान रखना है। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। चलिए आंसर बताएंगे। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे इटली दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, इटली में स्थित है। आगे देखिए, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 123 के तहत, ध्यान रखेंगे। तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है ये राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो विधायी अधिकार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। चलिए 32 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो अभी हमने आपको बताया था परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक वन मिजोरम में और क्षेत्र में पूछे तो मध्य प्रदेश में। सही जवाब है मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश में सोयाबीन, यहाँ पे लिख देते हैं, सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है, तो इसे भी ध्यान रखें। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अमेरिका का, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सितंबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो याद कर लीजिए, ये प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। चलिए 35 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। तो याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, विवाह के अवसर पर गाया जाता है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व क्या है। देखिए, आलू में एक होता है ब्लैक हार्ट रोग और ये जो होता है ऑक्सीजन की कमी से। तो एग्जाम में प्रश्न बनता है कि आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग होता है किसकी कमी से, तो ऑक्सीजन की कमी से। तो फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विषाणु के कारण, याद रखेंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। चलिए 37 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया।
तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा 1953 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? चलिए 38 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नागरिकता संबंधी प्रावधान। इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में। और भाग पूछे तो भाग 2। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। आगे देखिए, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? चलिए 39 के लिए आंसर बताइए। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, शेरशाह सूरी को। याद रखेंगे, चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था किसने? शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 60 प्रश्न है, जिसमें आपको 45 से 50 प्रश्न सही करने हैं। तो पृथ्वी के 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का जो नाम है ये है सीमा। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है सीमा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कि कोटोपैक्सी है, कहाँ स्थित है? यहाँ से आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है। और ये कहाँ स्थित है? तो हमने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पे जो ही बच्चे बी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, इक्वाडोर में स्थित है। सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट किसके समय में पारित किया गया था? देखिए दोस्तों, 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो 1919 के दौरान किसका शासनकाल था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ था 1919 में, ये किसके समय में? तो याद रखेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की थी? चलिए 43 के लिए आंसर बताइए। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना किस वर्ष की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 1575 में। ध्यान रखेंगे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आप सभी 44 के लिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को लाइक करें। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी जानते हैं, लाला लाजपत राय। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। ग्राम पंचायतों के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 40 में बताया गया है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। देखिए दोस्तों, प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल 30 सदस्य होते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। एक पूछा जाता है लोक लेखा समिति, इसके बारे में भी बता देते हैं। लोक लेखा समिति, तो इस समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस प्रकार से कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे
लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बिंबिसार किस राज्य के राजा थे? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। बिंबिसार किस राज्य के राजा थे? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। महावेली गंगा किस देश की सबसे लंबी नदी है? बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी का नाम है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा याद रखेंगे। थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे एशिया महादेश की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। और विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम है नील नदी। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का एकीकरण किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे सही जवाब होगा जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क ने। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स किस देश के निवासी थे? थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। किसे मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय ने ही सती प्रथा के अंत में सहयोग किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक को। किसे आशा धातु के नाम से जाना जाता है? मेटल ऑफ होप किस धातु को कहा जाता है? आंसर करेंगे 51 के लिए फटाफट से। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं मेटल। यहाँ पे देखिए आशा धातु के नाम से जाना जाता है यूरेनियम को। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है। फटाफट से आंसर बताइए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? अगर पूछे स्टैचू ऑफ यूनिटी तो भारत के गुजरात राज्य में है। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी पूछे तो ये स्थित है न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? न्यूयॉर्क अमेरिका। सही कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यात्री इब्न बतूता जो है ये आया था मोरक्को से। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चेचक का टीका यानी कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एक पूछा जाता है रेबीज का टीका। तो रेबीज के टीके का आविष्कार किया था लुई पास्चर ने। और चेचक के टीके का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। तो यहाँ पे सही जवाब होगा एडवर्ड जेनर। यहाँ पे लिख देते हैं एडवर्ड, बाकी यहाँ पे जेनर लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइपिंग एरर है। आगे देखिए मोनाजाइट रोग किस अंग से संबंधित है? यहाँ पे अयस्क नहीं है, मोनाजाइट रोग है। ये किस अंग से संबंधित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा मस्तिष्क से संबंधित है। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी व बाह्य स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा ये है अग्नाशय। आगे देखिए तेलंगाना भारत का 29वां राज्य किस वर्ष बना था? चलिए 57 के लिए आंसर बताएंगे। तो ध्यान दीजिए 2 जून 2014 को
आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना था? तो सही जवाब है सी ऑप्शन 2014 और ये 29वां राज्य बना। निम्नलिखित राज्यों में से किसका लोकसभा में उच्चतम प्रतिनिधि है? फटाफट से आंसर बताएंगे। किस राज्य का लोकसभा से अधिकतम प्रतिनिधि है लोकसभा में? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे कितना है, तो उत्तर प्रदेश में 80 है। तमिलनाडु की बात करें तो 39 है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान यहाँ पे 25 है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर बताएंगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली की पहाड़ियाँ, और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। तो इसे भी ध्यान रखें। हिमालय जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है, पूछा जाता है। भूकंप तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? ये आखिरी प्रश्न है, आंसर बताएंगे। भूकंप तरंगों को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो याद रखिएगा ये रिकॉर्ड किया जाता है किसके द्वारा? सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सिस्मोग्राफ उपकरण से भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।